खुशी की अर्जुन से नई शादी हुई होती है और वो जब अपने कमरे में बैठी होती है तभी वहां पर अर्जुन आ जाता है। आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना? वो क्या है ना, शालू आने ही नहीं दे रही थी। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे नींद आ रही है तो मैं सोने जा रही हूँ। अरे इतनी जल्दी क्यों सोना है तुम्हें? आज तो हमारी, देखो आज कुछ भी हो लेकिन मैं आगे के लिए बता रही हूँ कि आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। इतना बोलकर खुशी सो जाती है। शायद थकान के कारण उसने ऐसा कहा होगा। और वैसे भी अभी हम दोनों एक दूसरे को कितना ही जानते हैं, शायद इसीलिए चिढ़ रही होगी। एक बार में ही कितना कुछ बदल गया तो मन तो बैठ ही जाता है ना। अर्जुन खुशी से कोई शिकायत नहीं करता और वो भी सो जाता है। फिर अगली सुबह, अरे खुशी, आज तो तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है ना, तो तुम आज सबके लिए मीठे में क्या बनाने वाली हो? अब ये भला क्या बात हुई? मेरी पहली रसोई की रस्म है तो ये कहाँ पर लिखा है क्या कि सबके लिए कुछ मीठा ही बनाना चाहिए? मुझे मीठा बिल्कुल भी नहीं पसंद और मुझे मीठा बनाना आता भी नहीं है। अरे वैसी बात नहीं है खुशी, लेकिन पहली रसोई की रस्म में मीठा इसीलिए बनाया जाता है ताकि नई बहू अपने रिश्तों में मिठास घोले और अपने घर वालों को मीठा खिलाकर उनके साथ नया रिश्ता शुरू करे। इसीलिए ये रस्म होती है। मुझे इन रस्मों की कुछ भी नहीं पड़ी है और मुझे जो बनाने आता है वो सिर्फ मेरी ही पसंद का आता है। और मैं अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए सबके लिए कुछ तीखा ही बनाऊंगी जो मुझे अच्छे से आता है। अब आप ही देख लो कि ये रस्म करवानी है या नहीं। अरे नहीं बहू, ऐसे मत बोल, हमें तो बस रस्म करवानी थी, लेकिन अब तुझे जो आता है तू वही बना दे। हमारे लिए तो वही रस्म हो जाएगी। ठीक है फिर, मैं सबके लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। खुशी सबके लिए बेरुखी से पहली रसोई की रस्म करती है। फिर कुछ दिनों के बाद जब खुशी अपने कमरे में आराम से बैठी होती है तभी वहां पर अर्जुन आता है। चलो खुशी, जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ? लेकिन किस लिए? क्योंकि आज हम दोनों मूवी देखने जा रहे हैं। मुझे तुम्हारी बहन ने बताया था कि तुम्हें मूवी देखना बहुत पसंद है, तो तुम्हारा वो मनपसंद हीरो है ना शाहरुख खान, आज हम उसी की मूवी देखने जाएंगे। तो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ, अगर तुम्हें जींस टॉप पहनने का मन है तो वो भी पहन सकती हो, मुझे उससे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन आपने मूवी की टिकट्स किसे पूछकर बनाई? अभी मेरा कहीं बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। ऐसे मत बोलो ना खुशी, मैंने बहुत मन से किया है और मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए तुम्हें नहीं बताया। देखो, तुम्हारा अब भी भले ही मन ना हो, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि तुम अगर मेरे साथ चलोगी ना तो वहां से खुश होकर ही घर लौटोगी। अरे जब मेरा बाहर जाने का मन ही नहीं है तो आप मुझ पर जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? और मुझे ऐसे फालतू के सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो आगे से ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत। गुस्से में इतना बोलकर खुशी वहां से चली जाती है और उन दोनों की ये सारी बातें कमरे के बाहर खड़ी मेघा सुन लेती है और वो अर्जुन से कहती है, अब ठीक तो हूं ना देवर जी? खुशी ने आपसे इस तरह से बात क्यों की भला? आप उन्हें अच्छे नहीं लगते क्या? ऐसा नहीं है भाभी, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि खुशी को यहाँ एडजस्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और इसीलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही है। लेकिन देवर जी, आपने ये जो मूवी की टिकट्स निकाली है, अब उनका क्या करोगे आप? अब उनका क्या है, आप भी तो घर में ही हो ना, और भैया को भी आज छुट्टी है, तो आप दोनों ही चले जाओ ना मूवी देखने। खुशी अपने पति के साथ अच्छा बर्ताव बिल्कुल भी नहीं करती। फिर कुछ दिनों के बाद जब मेघा और खुशी दोनों रसोई में काम कर रही होती हैं, तभी, वैसे खुशी, तुम तो यहाँ पर नई नई आई हो ना, तो इसीलिए तुम्हें नहीं पता, लेकिन देवर जी के पीछे ना काफी लड़कियां पड़ी थी, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे और समझदार हैं, कभी किसी से बदतमीजी नहीं करते और औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। औरतों और मोहल्ले में भी ऐसी कितनी लड़कियां थी
जो देवर जी को अपने पति के रूप में मिलने के लिए 16 सोमवार के व्रत रखा करती थी। पता नहीं मुझसे ऐसा कौन सा व्रत टूट गया जो मुझे आपके देवर जी पति के रूप में मिल गए। पूरी दुनिया में शायद मेरी ही किस्मत फूटनी थी। ऐसा नहीं है खुशी, तुम अगर अपना नजरिया बदलोगी ना तो तुम्हें देवर जी से अच्छा कोई और दूसरा लग ही नहीं सकता। और तो और वो तुम्हारे लिए कितना कुछ करते हैं, तो तुम भी उनकी तरफ एक कदम बढ़ा ही सकती हो ना। लेकिन आप हम दोनों के बीच में इतना क्यों बोल रही हो दीदी? अरे जब मेरी ही किस्मत इतनी फूटी हुई है तो अपनी फूटी किस्मत की तरफ मैं एक और कदम क्या ही बढ़ाऊं। फिर कुछ दिनों के बाद रविवार आता है और खुशी अपने पूरे परिवार से कहती है, आज मेरा बहुत मन कर रहा है कि हम सभी मिलकर बाहर खाना खाने जाएं। तो आज शाम हम डिनर के लिए चलते हैं ना। लो जी, आज तो सूरज कहीं और से ही निकला है, क्योंकि आज खुशी ने अपनी इच्छा जाहिर की है। तो आज हम सब पक्का जाएंगे बाहर डिनर करने। हाँ देवर जी, अरे आप तो वही करोगे जो आपकी बीवी चाहती है। हाँ भाभी, और करूँ भी क्यों ना, आखिर खुशी मेरी पत्नी जो है और उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। देखा खुशी, देवर जी आपसे कितना प्यार करते हैं। अरे वो तो आपके लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फिर शाम के समय जब सभी लोग डिनर पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तभी अर्जुन और मेघा खुशी को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाते हैं। अरे ये क्या खुशी, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? हम सब लोग तो तैयार भी हो गए और तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। नहीं दीदी, मेरा अभी कहीं जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, इसलिए हम डिनर आज घर पे ही करते हैं। अरे लेकिन अचानक से तुम्हें क्या हो गया खुशी? और आज तो तुमने खुद ने ही कहा था ना कि हम सब मिलकर डिनर पर चलते हैं, और अब जब सब तैयार हो गए हैं तो तुम ही मना कर रही हो। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, पर मैं इसीलिए नहीं जा रही क्योंकि मुझे आप सबके साथ कहीं जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और बाहर अगर कहीं मेरे दोस्त मिल गए तब तो वो मेरा मजाक बनाएंगे। ये तुम क्या बोल रही हो खुशी? अरे पहले तुमने ही कहा था ना कि सब मिलकर डिनर पर चलते हैं, और अब खुद ही मना कर रही हो। अरे देवर जी तो तुम्हारे लिए इतना सब कर रहे हैं, किसी बात की कोई कमी भी नहीं रखते। जो तुम बोलती हो वही सब कर रहे हैं, तो अब तुम्हें हमारे साथ चलने में क्या दिक्कत है? देखिए दीदी, आप सब लोग जो भी कर रहे हो वो सब अपनी मर्जी से कर रहे हो। मैं क्या किसी के साथ जबरदस्ती करती हूँ क्या कि मेरे लिए ये करो या वो करो? और आप लोगों के साथ बाहर डिनर पर जाने से अच्छा मेरे लिए यही होगा कि मैं घर पर बैठकर दाल चावल ही खा लूं। लेकिन खुशी, अब हम तुम्हारा परिवार है और कोई अपने परिवार के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है? अरे जब परिवार और पति ही ऐसा मिला हो तो मैं कोई कुछ बोल नहीं सकती क्या? और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि बाहर वाले भी कुछ बोलना शुरू करें, और इसीलिए मैं आपके परिवार के साथ या फिर आपके देवर के साथ कहीं भी जाना पसंद नहीं करूंगी। लेकिन खुशी, अरे भाभी, बात को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। जब खुशी ने साफ साफ बोल ही दिया है कि वो हमारे साथ कहीं नहीं जाना चाहती, तो हम खुशी के साथ जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? उसके मन के खिलाफ भी तो जाना सही नहीं है ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं सबको जाकर बोल देता हूँ कि हम कहीं बाहर नहीं जा रहे। खुशी के इस बर्ताव से सबको काफी बुरा लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद अर्जुन का दोस्त मयांक घर पर खाना खाने आता है। वैसे अर्जुन, मानना पड़ेगा तेरी किस्मत को, भाभी जी तो बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन खाना तो इन्होंने बहुत ही बेस्वाद बनाया है। अरे मुझे तो ये खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये तुम क्या कह रहे हो मयांक? मुझे तो खुशी के हाथ का खाना बहुत ही स्वाद लगता है। और ये तू नहीं, बल्कि तेरे अंदर का भाभी जी का डर बोल रहा है, वरना तो तू भी अच्छे से समझ ही रहा है कि भाभी जी कितना बुरा खाना बनाती है। ऐसा नहीं है मयांक, मैं खुशी से डर नहीं रहा। अरे तेरी शक्ल से साफ दिखाई दे रहा है कि तुझे भाभी जी से कितना डर लगता है। वैसे भाभी जी, आपको मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा ना?
हाँ हाँ, अरे मेरे ही मुंह पर मेरी बुराई कर रहे हो और ऊपर से ये भी बोल रहे हो कि आपको बुरा तो नहीं लगा ना। अरे मुझे बहुत बुरा लगा। और अर्जुन, ये कैसे दोस्त थे आपके? आपके सामने मेरी कितनी बुराई कर रहे हैं और आप हो कि इन्हें कुछ भी नहीं बोल रहे। अरे सब कुछ भी नहीं है खुशी, ये मयंक तो बस मजाक कर रहा है। अरे मजाक कैसे होता है ये तो मुझे अच्छे से पता है, लेकिन आप लोगों को अगर मेरा खाना पसंद नहीं आ रहा तो आप लोग मेरे लिए एडजस्ट भी नहीं कर सकते क्या? अब मैं भी तो अर्जुन के साथ शादी होने के बाद एडजस्ट ही तो कर रही हूँ ना। मुझे भी कौन सा ये अर्जुन पसंद है। ये तुम क्या बोल रही हो खुशी? घर पर मेरा दोस्त आया है, थोड़ा तो सोच समझ कर बोलो ना। हाँ तो क्या गलत बोल दिया मैंने? सच ही तो बोल रही हूँ मैं। अब सच अगर आपको बुरा लग रहा है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। खुशी की इतनी बातें सुनकर मयंक घर से चला जाता है और तभी वहां पर मेघा आ जाती है। देखो खुशी, तुम्हारा दिल जीतने की मैं अब तक बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारा दिल कभी जीत भी पाऊंगा। अरे तुमने अपने मन में मेरे लिए इतनी नफरत भर रखी है कि तुम मेरा प्यार कभी नहीं देख पाओगी। इसलिए प्लीज अब तुम इस जबरदस्ती के रिश्ते में मत रहो। मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। अरे नहीं अर्जुन, ये आप क्या कह रहे हो? अरे मैं तो वही कह रहा हूँ जो तुम चाहती हो, और जबरदस्ती के ऐसे रिश्ते का कोई फायदा नहीं है खुशी। नहीं अर्जुन, ये रिश्ता जबरदस्ती का नहीं है। मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ और इतने दिनों से मैं सख्ती से इसीलिए बर्ताव कर रही थी ताकि मुझे ये पता चल सके कि आप मुझे मनाने के लिए किस हद तक जा सकते हो। मैं तो बस आपको परख रही थी और कुछ भी नहीं। इसीलिए मुझे इस रिश्ते को खत्म नहीं करना है। क्या तुम इतने दिनों से बस मुझे परख ही रही थी? अरे मैंने दिल से कोशिश की और तुम मुझे परख रही थी। अरे रिश्ते में कभी परखा नहीं जाता, बल्कि अपनी कमियों को अपनाया जाता है। हाँ खुशी, तुम तो कहती हो कि अपने पति से प्यार करती हो और उसे दुख भी पहुंचा रही थी। अरे इतने दिनों में तुम्हें तेवर जी का प्यार नहीं दिखा क्या? अरे भाभी, खुशी को मेरा प्यार कैसे दिखेगा? उसने तो अपनी आंखों पर पता नहीं कौन सी पट्टी बांध रखी थी। लेकिन अब बस, अब मैं खुद को और दुख नहीं दे सकता। मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैं आपसे सच में बहुत प्यार करती हूँ और अब तक मैंने जितना भी आपका दिल दुखाया है, मैं उसकी पूरी भरपाई करूंगी। नादानी में आकर मैंने ये गलती तो कर दी, लेकिन अब मैं उसे सुधारना चाहती हूँ। हाँ खुशी, तुम्हारे लिए तो यही सही रहेगा, क्योंकि एक तरफा कोशिश कहीं ना कहीं जाकर रुक ही जाती है, जैसे देवर जी की अभी रुक गई। और अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो अब बिखरे हुए रिश्ते को तुम ही संभाल सकती हो। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो, लेकिन मैं अब सब ठीक कर दूंगी। देवरानी को देवर पसंद तो था, लेकिन अब तक वह बस उसे नापसंद होने का नाटक कर रही थी। और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो खुशी ने अपनी गलती भी सुधारी। वैसे तो सारी बीवियां अपने पति से बेशुमार प्यार करती है, लेकिन सृष्टि का प्यार कुछ ज्यादा ही होता है। आयुष बेबी, मैंने तुम्हारे लिए ये स्पेशल दिल के आकार वाला पराठा बहुत ही प्यार से बनाया है। अरे तुम पागल हो गई हो क्या सृष्टि? ये क्या है? अरे अरे, तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो? गाल लाल पड़ जाएंगे तुम्हारे। मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। बहू, ये सब क्या नौटंकी लगा के रखी है तूने? अरे जरा तो लिहाज रखा कर। बस 24 घंटे अपने पति से गुलू गुलू करती रहती है, नालायक कहीं की। और नहीं तो क्या। देखो बहू, ये सब बंद कमरे में किया करो, सबके सामने शोभा देता है क्या? अरे अपने पति के प्रति प्यार जताना कोई गुनाह है क्या? नहीं ना। तो आप दोनों चुप बैठो और ये लो बेबी, हाँ करो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। अब करो ना। अरे बस कर बहू, ये कोई छोटा बच्चा नहीं है, इसके पास अपने हाथ है जिनसे ये अपना खाना खुद खा सकता है।
बेवकूफ कहीं की। जब देखो तब बेबी बेबी बेबी। अरे अपने पति को कोई ऐसे कहकर पुकारता है क्या? देखो सृष्टि, माँ और पापा तुम्हें ये सारी बातें समझा समझा कर थक गए हैं, लेकिन फिर भी तुम किसी की बात नहीं समझती। अरे ये दोनों तो रोज ही बोलते रहते हैं, लेकिन इनके बोलने से मैं अपना प्यार कम थोड़ी ना कर दूंगी। अब तुम ये दिल वाला पराठा खाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक और बनाया है, और ये पानी भी रखा है। आराम आराम से खाना, वरना तुम्हें खांसी आ जाएगी। सृष्टि का ये बर्ताव देखकर यशपाल और रंजना अपना सर पकड़ लेते हैं। फिर एक रोज जब आयुष ऑफिस जाने के लिए निकलता है, तभी बाय जानो, ऑफिस पहुंचकर मुझे फोन करना मत भूलना, और हाँ, पूरा टिफिन खत्म करना, और शाम में जल्दी वापस आना। लव यू बेबी। ओ गॉड सृष्टि, तुम भी ना सच में पागल हो। फिर आयुष वहां से चला जाता है, और गली की औरतें सृष्टि का ये बर्ताव देखकर शाम में रंजना से बोलती है, अरे क्या रंजना बहन, आप भी, आपकी बहू में कोई संस्कार या शर्म नाम की चीज है कि नहीं? पूरे मोहल्ले के सामने वो अपने पति को जानू और बेबी कहकर बुलाती है, और बस जब देखो तो प्यार भरी बातें ही करती रहती है। अरे हमें तो ये सब सुनकर और देखकर बहुत अजीब लगता है, क्योंकि तुम्हारी बहू के कारण हमारे घर की बहू बेटियां भी बिगड़ सकती है। वो कहते हैं ना, एक गंदी मछली ही पूरे तालाब को खराब करने के लिए काफी होती है। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब मैं भी क्या करूं? मैं उसे समझा समझा कर थक चुकी हूँ, लेकिन वो तो मेरी कोई बात नहीं सुनती। अरे ऐसी कैसी बहू लाई है आपने? एक भी अच्छे गुण नहीं है आपकी बहू में। देखिए, आज के आज ही उसे समझा कर रख दीजिए, वरना हमारे मुंह से गालियां खाएगी एक दिन वो। और नहीं तो क्या। रंजना को भी बहुत गुस्सा आता है, और वो घर जाकर सृष्टि को खूब सुनाने लगती है। बहू, क्या हुआ माँ जी? दिन दहाड़े कोई भूत देख लिया क्या आपने, या फिर आपको कोई सांप डस गया? अरे बंद कर अपनी ये बकवास। पहले घर में हमारे सामने, और अब बाहर मोहल्ले वालों के सामने भी तू वैसे ही बेशर्मों जैसे बर्ताव करने लगी है। अरे कितनी बार कहूँ तुझे, क्यों नहीं पल्ले पड़ता कुछ भी तेरे? कैसा बर्ताव माँ जी? मैं तो सबके साथ अच्छे से पेश आती हूँ, घर का सारा काम भी करती हूँ। अब ज्यादा सर्वगुण संपन्न बनने की कोशिश मत कर, क्योंकि मुझे तो ये लगता है वो बनने के लिए तुझे अगले 7 जन्म लेने पड़ेंगे। अरे मोहल्ले वालों के सामने भी तो अपने पति को जानू और बेबी कहकर पुकारती है, तो बाकी के लोग क्या बोलेंगे तेरे बारे में? देख बहू, हम एक अच्छे और संस्कारी मोहल्ले में रहते हैं। ओफो माँ जी, आप और आपकी वो दिमाग से पैदल सहेलियां, मैं थोड़ी ना किसी पड़ोसी के साथ प्यार भरी बातें करने जाती हूँ। मैं तो अपने पति परमेश्वर को ही बोलती हूँ ना, और लोगों का क्या है? ये सारे लोग तो मेरी नजर में किसी कुत्ते से कम नहीं है, जब देखो तो भूखते ही रहते हैं। क्या? सृष्टि इस तरह से अकड़ दिखाकर वापस अपने काम में लग जाती है, और उसे देखकर रंजना का माथा फिर से खराब हो जाता है। यशपाल जी, ये सब आपके ही कारण हो रहा है। ना तो आप ऐसी बेशरम लड़की का हमारे आयुष के साथ रिश्ता पक्का करते, और ना ही वो लड़की हमारे घर की बहू बनकर हमारी नाक कटवाती। अरे भाग्यवान, अब शादी से पहले तो ये एकदम सीधी थी, और हमें क्या पता था कि शादी के कुछ ही महीनों बाद ये हमारे बेटे के लिए इतनी पागल हो जाएगी। फिर एक दिन जब सृष्टि मोहल्ले में घूमते हुए फोन पर बात कर रही होती है, तभी लो आज मैं कहती हूँ आई लव यू। आई लव यू आयुष। काश तुम्हारा जॉब वर्क फ्रॉम होम होता तो कितना मजा आता। तुम दिन भर मेरे नजरों के सामने रहते, और मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती। हाँ सृष्टि, वो तो है। चलो, अब मेरा ब्रेक टाइम खत्म होने जा रहा है, और मैं भी अब अंदर जा रहा हूँ। अरे मेरी जान, अभी ना जाओ छोड़ कर, के दिल अभी भरा नहीं। अरे बाबा, तुम्हारा दिल तो जिंदगी भर नहीं भरेगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हारे साथ बात करके 1 मिनट भी और ज्यादा वेस्ट किया ना,
तो मुझे उसे भरने के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, रहने दो, तुम काम करने लग जाओ, हम शाम को मिलते हैं, ठीक है ना? बाय जानू, लव यू। फिर सृष्टि फोन कॉल कट करती है, लेकिन तभी मोहल्ले की सारी औरतें उसकी सारी बातें सुन लेती हैं। अरे काकी जी, लगता है आपको घर में कोई काम धंधे बिल्कुल नहीं है, जो मेरे और मेरे पति के बीच की रोमांटिक बातें सुन रहे हो। तमीज से बात कर सृष्टि, दिन ब दिन तेरी फालतू की हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। अपने प्यार को और अपने फालतू के जज्बातों को काबू में रख, वरना हम अपना काबू खोकर कुछ ऐसा कर देंगे कि जिसके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। और नहीं तो क्या। अरे ये कितनी पागल लड़की है जो हर जगह अपना बेडरूम समझकर अपने पति के साथ रोमांस करने लगती है। देखना, एक दिन तेरी इन्हीं हरकतों के कारण तू अपना सब कुछ खो बैठेगी। अरे काकी जी, साफ साफ कहो ना कि आप दोनों को मेरे और मेरे पति के बीच का प्यार देखकर बहुत ज्यादा जलन हो रही है, क्योंकि अब काका जी आप दोनों के साथ उस तरह से रोमांस नहीं करते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे निर्लज्ज लड़की, इसके तो मुंह लगना ही बेकार है। चलो यहाँ से। इस घटिया सोच रखने वाली लड़की के साथ तो बात करना भी गुनाह है, और नहीं तो क्या। अरे रुक जाइए काकी जी, कहाँ जा रही हो आप दोनों? मिर्ची लग गई क्या आप दोनों को? सृष्टि दिन में 50 बार आयुष को कॉल्स और मैसेजेस करती है, और एक बार जब वो बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है तभी। हे भगवान, अब तो पूरा 1 घंटा हो गया है, लेकिन मेरी आयुष से तो कोई बात भी नहीं हुई। 1.5 घंटे पहले भेजा हुआ मैसेज भी उसने अभी तक पढ़ा नहीं है। कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। ओ माय डियर पतिदेव, आप ठीक तो हो ना? एक काम करती हूँ, मैं वापस उसे कॉल करती हूँ। फिर सृष्टि आयुष को वापस कॉल करती है, लेकिन वो फिर भी उसका कॉल नहीं उठाता। इसीलिए अब वो उसके दोस्त को कॉल करती है। हे भगवान, ये पुलकित भी फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग। फिर रात में सृष्टि को आयुष का कॉल आता है। अरे क्या करती हो तुम सृष्टि? दिन भर तुमने मुझे और पुलकित को कितने कॉल्स किए? तुम्हें पता भी है वो बेचारा पुलकित कितना इरिटेट हो गया था। इस बात का तुम्हें कोई अंदाजा भी है क्या? अरे तो फिर मैं क्या करती जानू? तुम्हारा या उसका कोई रिप्लाई भी नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं भी परेशान हो गई थी, और इसीलिए मैंने तुम दोनों को इतने कॉल्स किए। अरे लेकिन जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं दिन भर बिजी रहूंगा, तो तुम्हें भी तो समझना चाहिए था ना। और मैं यहाँ पर थोड़ी ना कोई पर्सनल ट्रिप पे आया हूँ, मैं यहाँ पर एक बिजनेस ट्रिप पर आया हूँ, और यहाँ पर मुझे अलग अलग जगह पर जाकर मीटिंग्स करनी पड़ रही है, प्रेजेंटेशन देनी पड़ रही है। लेकिन तुम्हें उससे क्या? तुम्हें तो बस मुझे कॉल करके परेशान करना आता है। अरे बेबी, अब तुम तो मुझे मत डांटो ना, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं बहुत घबरा गई थी। देखो सृष्टि, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसे बार बार मैसेजेस और फोन करोगी तो मैं काम कैसे कर पाऊंगा? प्लीज समझने की कोशिश करो, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। और अब मैं फोन रख रहा हूँ, बाय, गुड नाइट। जाने दो, काम करके थक गया होगा, इसीलिए इतने खड़ूस अंदाज में बात कर रहा था। बाकी तो मैं जानती ही हूँ कि आयुष मुझसे बेपनाह प्यार करता है। बेपनाह भी क्या, वो तो मुझसे उससे भी ज्यादा प्यार करता है। हम दोनों जब नए नए मिले थे तब मैं ये गाना बहुत सुनती थी, और आज फिर एक बार ये गाना सुनकर मैं अब आयुष को याद करती हूँ। अब तो वो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसकी फोटो देखकर काम चला लेती हूँ। फिर सृष्टि आयुष की गैर मौजूदगी में उसकी तस्वीर को देखकर प्यार भरे गीत गुनगुनाती है, और उस फोटो को अपने सीने से लगाकर वह सो जाती है। फिर एक दिन घर के सभी लोग सज सवर कर किसी फंक्शन में जा रहे होते हैं। तभी, अरे ओ हीरोइन, तू क्यों तैयार हुई है? तुझे कौन लेकर जा रहा है? ये आप कैसी बातें कर रहे हो माँ जी? हमारे पड़ोसियों की शादी का फंक्शन है ना, और उन्होंने हमें सहपरिवार बुलाया है, तो मैं भी आऊंगी ना आपके साथ। सहपरिवार नहीं बुलाया है, और उन्होंने तो साफ साफ कहा है
कि हम तुझे साथ में बिल्कुल ना लाए, क्योंकि तेरे अंदर का रोमांस कभी भी और कहीं भी जाग जाता है। अब तक तो तुमने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा ही दी है, लेकिन अब और नहीं। देखो ना बेबी, समझाओ ना अपनी माँ को, मुझे भी वहां पर आना है और पिछले 2 घंटों से मैं सोच रही हूँ, तुमने भी मुझे कुछ नहीं कहा। अरे मुझे क्या पता था कि पड़ोसियों की तरफ से ये खास चेतावनी आई है, और उन लोगों ने बिल्कुल सही कहा है। तुम और तुम्हारा पागलपन एक दिन हमें ले ही डूबेगा। फिर घर वाले सृष्टि को घर पर ही छोड़कर चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जब आयुष का जन्मदिन आता है, तभी, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, ये लो, ये हमने तुम्हारे लिए तोहफा लाया है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आयुष बेटा। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आए, यही हमारी कामना है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ताऊ जी और ताई जी। तभी वहां पर सृष्टि आ जाती है। ये देखो बेबी, तुम्हारे लिए मैंने ये खास तोहफा लाया है, ये प्यारा सा शर्ट। हाय राम, इस पर तो चुम्मे के निशान है। ये सब क्या है? ये सब मेरा बेशुमार प्यार है ताई जी, जैसे आप ताऊ जी को करती हो, ठीक वैसे ही। अरे फिट्टे मुंह तेरा, पागल हो गई हो क्या? देखिए ताई जी, इस शर्ट को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत ली है, बहुत दिल से, प्यार से और लगन से बनाया है मैंने ये शर्ट। अपने होठों से हर जगह पर किस करके बनाया है। आयुष बेबी, इसे कभी मत धोना और इसे एकदम अच्छे से संभाल कर रखना। बहू, बंद करो अपनी ये फालतूगिरी। अरे हम खानदानी लोग हैं और हमारे घर की औरतें ये सब नहीं करती। और अगर तुम्हें ये सब करना ही है तो अपने कमरे में जाकर करो। अपने बड़े बुजुर्गों के सामने ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? छी! देखो रंजना, अब बहुत हुआ। हम पिछले 4 घंटों से यहाँ पर आए हैं और हमें तुम्हारी बहू के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। अरे इसमें तो जरा भी संस्कार नहीं है, बड़ों से बात करने की भी तमीज नहीं है इसमें। अपने पति को ना जाने कैसे कैसे अभद्र नामों से पुकारती है ये। कोई इसे कुछ कहता नहीं है, इसीलिए ये ज्यादा ही सर पर चढ़ गई है। पर अब और नहीं, और अब हम आयुष की शादी किसी और लड़की से कराएंगे। हाँ, क्योंकि ये लड़की तो पूरे खानदान में हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो जेठ जी और जेठानी जी। मैं भी इस लड़की से परेशान हो चुकी हूँ, ये तो हमारी कोई बात नहीं सुनती। आप सब शायद सही कह रहे हो। मैं सृष्टि से प्यार तो बहुत करता हूँ, लेकिन इसकी हरकतों के कारण मुझे भी अब बहुत परेशानी होती है। इसीलिए सही यही होगा कि हम दोनों अलग हो जाए सृष्टि। सबकी बातें सुनकर सृष्टि बहुत घबरा जाती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे आयुष से अलग मत कीजिए और मेरे इस पागलों जैसे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये सब बंद कर दूंगी और एकदम सुशील बहू बनकर दिखाऊंगी और एक अच्छी बीवी भी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि अब मैं समझ चुकी हूँ कि कोई भी चीज हद से ज्यादा अच्छी नहीं होती और हर एक चीज करने की हद होती है। हमें अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए। सृष्टि खूब मिन्नतें करती है, तब जाकर उसके ससुराल वाले उसे माफ कर देते हैं और उस दिन के बाद से वो अपना पागलपन कम कर देती है और आयुष और उसके परिवार के साथ खुशी से रहने लगती है। प्रीतम, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे ये क्या है ईरा, ये जीन्स और टॉप पहनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? अरे जीन्स और टॉप पहनने में कौन सी शर्म प्रीतम, हम हनीमून मनाने आए हैं, घर पर थोड़ी ना है जो मैं यहाँ पर भी साड़ी ही पहनूं। अरे साड़ी ना सही तो सूट ही पहन लेती। अच्छे घर की लड़कियां ऐसे घटिया कपड़े नहीं पहनती, समझ गई तुम? अब जाओ, जाकर सूट पहन कर आओ। लेकिन प्रीतम, मैंने कहा ना तुमसे, जो कहा है वही करो। अरे यार, ये आदमी भी ना सच में हद कर देता है। ईरा का पति प्रीतम बहुत ही सख्त किस्म का इंसान होता है। ऐसे ही एक शाम जब वो दफ्तर से घर आता है, तभी, ईरा, तुमने आज मुझे कितनी फीकी सब्जी दी थी।
जरा भी स्वाद नहीं था उसमें। क्या? अच्छी तो बनी थी। क्यों माँ जी? हाँ बहू, मैंने भी खाई थी सब्जी, मुझे भी अच्छी लगी। नहीं, मुझे वो सब्जी जरा भी पसंद नहीं आई, क्योंकि उसमें नमक कम था। और तुम तो रोटियां भी कैसे बनाती हो, लगता है किसी देश के नक्शे निकाल रही हो। कल से रोटियां गोल गोल बननी चाहिए। हे भगवान! प्रीतम, अरे इतनी कमियां तो माँ जी भी नहीं निकालती जितने तुम निकालते हो मेरे खाने में। खैर, मैं कल से ध्यान रखूंगी। तभी ईरा बाहर निकल रही होती है तो प्रीतम उसे रोक लेता है। अब क्या हुआ प्रीतम? मुझे कल सुबह के लिए दूध, पनीर और बाकी का सामान लाना है, प्लीज मुझे जाने दो। नहीं, हमारे घर की औरतें 7 बजे के बाद घर के बाहर कदम नहीं रखती, इसीलिए तुम भी कहीं नहीं जाओगी। क्या? हाँ। अच्छा ठीक है बाबा, तो तुम चलो मेरे साथ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं आने वाला। दिन भर दफ्तर में काम करके मैं थक जाता हूँ, और उस पर घर पर आने के बाद मैं तुम्हारे साथ यही काम करते बैठूं क्या? अच्छा ठीक है बाबा, तुम घर पर बैठ के आराम करो, मैं माँ जी के साथ चली जाती हूँ। अरे मेरी माँ क्या कोई आदमी है क्या? वो भी एक औरत ही है ना। ना तो मेरी माँ ना ही तुम, कोई कहीं नहीं जाएगा। जो सामान चाहिए वो चुपचाप ऑनलाइन मंगवा लो। अरे पागल हो गया है क्या? हर वक्त बहू के पीछे क्यों पड़ा रहता है? जाने देना बेटा, ऑनलाइन सामान मंगवाया तो वो देर से आता है, या फिर थोड़ा बहुत सामान खराब आता है। जाने दे इसे, इतना भी इस पर दबाव मत रख बेटा। देखिए माँ, हम दोनों मियाँ बीवी के बीच में आप कुछ भी मत बोलिए, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। प्रीतम की ये बातें सुनकर ज्योति चुप हो जाती है। फिर एक दिन जब ईरा और प्रीतम दोनों बाहर सामान खरीदने गए होते हैं, तभी दुकान के बाहर खड़ी ईरा को एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जिससे वो बातें करने लगती है। और कैसी हो बिटिया? ससुराल में सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ काका जी, सब अच्छा है। आप बताइए, कैसे हैं आप? और आप शादी में क्यों नहीं आए? हाँ बिटिया, मैं भी ठीक हूँ। और शादी में मैं इसीलिए नहीं आया क्योंकि मुझे और तुम्हारी काकी जी को अचानक से गांव जाना पड़ा। वो मेरे चचेरे भाई का देहांत हो गया था ना, इसीलिए। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। माफ करना काका जी। अरे कोई बात नहीं बिटिया, चलो अब मैं चलता हूँ। मायके आओगी तो हमसे मिलने जरूर आना, ठीक है? हाँ काका जी, ये भी कोई बोलने वाली बात है क्या? मैं जरूर आऊंगी आपसे मिलने। ठीक है बेटा, मैं और तुम्हारी काकी जी तुम्हारा इंतजार करेंगे। इतना बोलकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है और उसके बाद प्रीतम वहां पर आता है। अरे हीरा, वो बूढ़े काका कौन थे? वो मेरे मायके के पास में ही रहते हैं, किशोर काका जी, बहुत अच्छे हैं वो। तो तुम में जरा से भी संस्कार है या नहीं? मैं कब से तुम्हें देख रहा था, तुमने ना तो अपना घूंघट ओढ़ा और ना ही उनके पैर छुए। अरे वो तुमसे बुजुर्ग है, थोड़ा तो तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए था। लेकिन प्रीतम, किसी को इज्जत देने के लिए जरूरी थोड़ी ना है कि आप उनके पैर छुओ या फिर घूंघट लेकर ही उनसे बात करो। इज्जत तो दिल से की जाती है ना। दिल से तो करनी ही चाहिए, लेकिन यही तो सारी छोटी छोटी बातें होती है, और तुम्हें भी अब यह समझनी होगी, क्योंकि अब तुम्हारी शादी हो गई है और तुम अब कोई छोटी बच्ची नहीं रही। प्रीतम की यह बातें सुनकर फिर से ईरा उस पर चिढ़ जाती है। फिर एक दिन जब प्रीतम को दफ्तर से छुट्टी मिलती है, तभी वह सोने जाता है, लेकिन उसकी नींद बार बार टूटती है। कभी ईरा के फोन पर बात करने के कारण, तो कभी गानों की आवाज के कारण। अरे यार, एक दिन तो छुट्टी मिली है, उसमें भी ये मुझे चैन से सोने नहीं दे रही। फिर प्रीतम चिढ़कर रसोई में जाता है। तभी वह देखता है
कि दूध उबलकर नीचे गिर चुका है। हे भगवान, अरे ये सब तुम्हारा क्या चल रहा है हीरा? यहाँ दूध उबलकर नीचे गिर गया और तुम वहां पर अपनी सहेली के साथ फोन पे गप्पे लड़ा रही हो। आखिर ध्यान कहाँ पर है तुम्हारा? अरे बाप रे, आई एम सॉरी प्रीतम, लेकिन मैं दूध के बारे में तो भूल ही गई थी। अरे ये तो होना ही था। एक साथ अगर 4-4 काम करोगी तो ऐसे ही होगा ना। अब देखो कितना बड़ा अपशगुन हो गया। ना जाने अब हमारी जिंदगी में कौन सी आफत आने वाली है। अरे क्या तुम भी प्रीतम, कितनी पुरानी सोच है तुम्हारी। अरे ये सारी बातें ना तो मैंने मेरी माँ से सुनी है और ना ही तुम्हारी माँ से। और तुम्हें नहीं लगता क्या कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो? और मैं काम करते वक्त फोन पर बात इसीलिए करती हूँ क्योंकि उस सब में मेरा वक्त निकल जाता है और काम भी फटाफट हो जाता है। लेकिन मुझे आज ध्यान रखना चाहिए था। आइंदा से मैं ये लापरवाही बिल्कुल नहीं करूंगी। तुम तो बस बोलती ही हो, करती कुछ नहीं। सारे फसाद की जड़ तो ये फोन ही है। लाओ, ये फोन मुझे दे दो। अरे ये क्या बात हुई? प्रीतम हीरा के हाथ से फोन छीन लेता है। अब तुम अपना सारा काम निपटाओ, उसके बाद ही तुम्हें यह फोन मिलेगा। हे भगवान, इतनी बुरी तो मेरी सास भी नहीं है जितने कि तुम हो प्रीतम। अरे तुम मेरे पति हो या सास हो, तुमने तो मेरे नाक में दम करके रखा है। तुम्हें जो समझना है समझो, क्योंकि इसी बात से तुम्हें सबक मिलेगा। फिर प्रीतम हीरा का फोन लेकर वहां से चला जाता है। माँ जी, और इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। सच में शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन इस आदमी ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। ऐसे ही एक दिन जब प्रीतम घर पे नहीं होता, तभी माँ जी, आज मैं खाने में क्या बनाऊं? अरे बहू, जो तुझे सही लगे वो बना दे, मैं खुशी खुशी खा लूंगी। अरे वाह माँ जी, आप तो कितनी अच्छी हो। और एक आपका बेटा है जो एकदम उल्टे दिमाग का है, हर काम में रोक टोक करता है और जब देखो तब किसी सास की तरह पेश आता है। ये सब सही नहीं है ना माँ जी? हाँ बहू, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, लेकिन उसके पापा ऐसे बिल्कुल नहीं थे। उनके विचार एकदम अच्छे थे। लेकिन हाँ, मेरे ससुर जी बिल्कुल ऐसे थे और प्रीतम अपने दादा पर ही गया है। लेकिन माँ जी, मुझे तो आजकल ऐसा लग रहा है कि मैंने प्रीतम के साथ शादी करके कोई गलती कर दी है। अरे नहीं बहू, ऐसा मत सोच। अभी तो तेरी शादी को बस 2 महीने ही हुए हैं। तू भी उसे थोड़ा समय दे, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि वो समय के साथ साथ जरूर बदलेगा। हाँ माँ जी, मैं भी इसी भरोसे के कारण चुप बैठी हूँ। फिर एक रोज, अरे प्रीतम, वो मैं 1 हफ्ते के लिए मायके जाना चाहती हूँ। माँ जी ने तो हाँ कर दी है, इसलिए अब तुम्हें भी बता रही हूँ। क्या? 1 हफ्ते के लिए? हाँ प्रीतम, वो मेरी बचपन की सहेली अनु की शादी है, इसीलिए मैं वहाँ 1 हफ्ते के लिए रहूंगी और सारे फंक्शन में जाऊंगी। बचपन से लेकर आज तक एक अनु ही थी जो हर सुख दुख में मेरे साथ रही, इसीलिए उसकी शादी का ये पल मेरे दिल के बहुत करीब है। अरे बंद करो अपनी ये बकवास। अभी 2 महीने पहले ही हमारी शादी हुई है और तुम्हें अपने मायके रहने जाना है, वो भी पूरे 7 दिनों के लिए। हाँ प्रीतम, अब शादी के सारे फंक्शन एक ही दिन में थोड़ी ना होंगे। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम वहां पर नहीं जाओगी। अभी पग फेरे की रस्म के लिए तो गई थी तुम, और अगर तुम्हें अभी जाना है तो सीधे शादी के दिन ही जाना और आधे दिन में वापस चली आना। क्या? लेकिन क्यों प्रीतम? हमेशा क्यों और लेकिन ये सब बोलना जरूरी है क्या? मैंने कह दिया सो कह दिया, उसके आगे मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। तभी वहां पर ज्योति आ जाती है। अरे प्रीतम, कब से मैं तुम दोनों की बातें सुन रही हूँ। आखिर तू बहू को जाने क्यों नहीं दे रहा? अरे माँ,
इसके जाने के बाद आपका और मेरा ख्याल कौन रखेगा? देख बेटा, शादी के पहले भी मैं अकेली ही तेरा और अपना ख्याल रखती थी। तो अभी ये 7 दिनों के लिए चली जाएगी तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? और मैं अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। मैं घर के सारे काम कर सकती हूँ। नहीं माँ, हमारी शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं और इतने कम समय में अगर ये मायके चली जाएगी तो ये बिल्कुल शोभा नहीं देगा। और इसे अगर 1 हफ्ते के लिए जाना है तो ये दिवाली में जा सकती है, लेकिन अभी नहीं। और अब बस हुआ, ये बात यही खत्म होती है। इतना कहकर प्रीतम वहां से चला जाता है, जिसके बाद ज्योति और हीरा एक दूसरे का मुंह देखती रह जाती है। देखा ना माँ जी आपने? हाँ बहू, अब मैं भी क्या करूं, कितना समझाऊं इसे। ऐसे ही एक रोज रात के समय जब प्रीतम घर पे आता है, तभी हीरा को घर पे ना देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। क्या मतलब वो बाहर किसी से मिलने गई है? और माँ, आपने उसे जाने कैसे दिया? अरे बेटा, मेरी आंख लग गई थी और वो कब चली गई मुझे पता ही नहीं चला। मैंने उसे फोन किया, तभी उसने बताया कि वो किसी से मिलने गई है। उतने में प्रीतम बाहर देखता है कि हीरा को एक लड़का गाड़ी पर छोड़कर जा रहा है। हीरा, तुम इतना नीचे गिर गई कि तुम गैर मर्दों के साथ घूमने लग गई हो। छी! अरे बेशर्मी की भी हद होती है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो प्रीतम? जिसे तुम गैर मर्द कह रहे हो वो मेरा राखी भाई है और उसे मैं बचपन से राखी बांधती आ रही हूँ। पहले अपनी सोच और अपने विचार बदलो प्रीतम, फिर मुझसे बात करो। बेशर्म मेरी हरकतें नहीं है, बल्कि तुम्हारे विचार हैं। अरे अगर वो तुम्हारा राखी भाई ही होता ना, तो तुम उसे अंदर लेकर आती। और किसे पता कि तुम सच कह रही हो या झूठ बोल रही हो। और अगर कोई तुम्हें उसके साथ देख लेता तो कितनी बदनामी हो जाती मेरी। बस निकल जाओ, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी जैसी घटिया लड़की मेरी जिंदगी में बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे तुम क्या निकालोगे मुझे? मैं खुद ही निकलती हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे भी ऐसे पति के साथ बिल्कुल नहीं रहना जो मेरे साथ सास बनकर पेश आए। अरे थक चुकी हूँ मैं तुम्हारे इस बर्ताव से। फिर हीरा घर छोड़कर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे ज्योति रोक लेती है। रुक जा बहू, तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। और अगर इस घर को कोई छोड़कर जाएगा तो मेरा ये नालायक बेटा जाएगा, क्योंकि इसी की सोच घटिया है। क्या? हाँ, सही सुना तूने। अब बहुत हो गया तेरा। अरे इतने दिनों से मैं चुप थी, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि अब बात मेरी बहू की इज्जत पर आई है। अरे जब ये कह रही है कि वो लड़का इसका भाई है, फिर भी तुझे समझ में नहीं आ रहा। जो मुंह में आए बके जा रहा है। जाने दीजिए माँ जी, आप खामखा मत लड़िए इससे, ये नहीं समझने वाला। और इसकी ये बातें सुनकर मेरे दिल को बहुत ठेस लगी है और इस हालत में मुझे यहाँ पर रहने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। नहीं बहू, जिसकी गलती है वही जाएगा यहाँ से। देख प्रीतम, अगर तुझे यहाँ पर रहना है तो खुले दिमाग से रहना होगा, वरना घर का दरवाजा खुला है तेरे लिए। सारी खोट सिर्फ और सिर्फ तुझ में ही है। अपनी माँ के मुंह से ये बातें सुनकर प्रीतम अब सहम जाता है। अरे बचपन से लेकर आज तक मैंने तुझे यही सीख दी थी क्या? तेरे पापा ने और मैंने तुझे आज तक किसी नियम बंधनों में नहीं रखा जितना तू अपनी बीवी को रखता है। तू पूरा का पूरा अपने दादाजी पर गया है, लेकिन तेरे पापा ने तो कभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं किया। मैं भी आदमियों के साथ बातें करती थी और तू भी बाहर लड़कियों के साथ बातें करता है। तो बहू ने अगर किसी आदमी के साथ बात कर ली तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? हाँ माँ, आप सही कह रही हो। आज मेरी आंखें खुल गई है और मुझे माफ कर दो हीरा। मैंने आज तक बहुत गलत किया है।
लेकिन आज माँ की सारी बातें सुनकर मेरी सोच बदल गई है। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ वीरा। मुझे सुधरने का एक मौका दे दो प्लीज वीरा। फिर हीरा प्रीतम को सुधरने का एक मौका देती है, जिसके बाद वो उसके साथ अच्छे से पेश आता है और वो सब एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।